ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष स्टूडेंट टी टेस्ट के दूसरे प्रयोग, जिसे हम दो लघु न्यायाधीशों के माध्ययों के अंतर का सार्थकता परीक्षण के नाम से जानते हैं, इस विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। इस परीक्षण का उद्देश्य है कि दो प्रतिदर्श, दो नमूने जो किसी एक समष्टि से लिए गए हैं, उनके माध्ययों में जो अंतर आ रहा है वह सार्थक है या निरर्थक है या अर्थहीन है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये जो दो प्रतिदर्श जिनके माध्ययों का में जो अंतर आया है, जिसका हम परीक्षण कर रहे हैं, वो एक ही समष्टि, एक ही समग्र से लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं। इसके अंतर्गत जो टी टेस्ट का सूत्र है वह इस प्रकार है: T इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार अपॉन s अंडर रूट 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2। अब इस सूत्र को आप लोग ध्यान से देखिए। टी टेस्ट के इस सूत्र को आप लोग ध्यान से देखिए। x1 x2, x1 का बार x2 का बार। x1 क्या है? x1 है जो पहला नमूना लिया गया है उसका माध्य, x1 बार कहा गया। x2 बार जो दूसरा नमूना या दूसरा प्रतिदर्श या दूसरा न्यायादर्श लिया गया है उसका माध्य। तो x1 बार और x2 बार आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्या है? ये जो दो प्रतिदर्श दिए हुए होंगे उनके माध्य होंगे। n1 और n2, n1 और n2 क्या है? पहले प्रतिदर्श में कितनी संख्याएं हैं, वो जितनी संख्याएं पहले प्रतिदर्श में हैं वो n1 है। दूसरे प्रतिदर्श में कितनी संख्याएं हैं वो n2 हैं। दोनों भिन्न भिन्न होती हैं, प्रायः होती हैं, समान भी हो सकती हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहले प्रतिदर्श में मान लीजिए एक समूह है 100 लोगों का। हमने कहा रोशन से कि इस 100 लोगों के समूह से में से किन्हीं 20 लोगों पर अध्ययन करो। तो रोशन ने कोई 20 लोग चुन लिए रैंडमली। फिर हमने कृष्णा से कहा कि अब तुम इस 100 में से किसी 20 का करो। कृष्णा ने भी 20 चुन लिए। जरूरी नहीं है, या कृष्णा ने 15 चुन लिए। अब जरूरी नहीं है कि वही चुने, अलग अलग चुन सकते हैं, उसके अलग अलग रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो जो दोनों के जो रोशन का जो माध्य आएगा और जो कृष्णा का माध्य आएगा, इस माध्य के बीच में जो अंतर होगा, चूंकि एक ही जनसंख्या से लिया गया है तो वो अंतर सार्थक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर अंतर सार्थक हुआ तो इसका मतलब है कि किसी ने कुछ गड़बड़ी करी है। तो इस चीज का परीक्षण हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो n1 क्या हुआ? n1 ये हुआ कि रोशन ने कितने लोगों को चुना था, कितनी इकाइयों को चुना था अपने प्रतिदर्श में। n2 क्या हुआ कि कृष्णा ने कितनी इकाइयों को चुना था अपने प्रतिदर्श में। अब रोशन ने 20 को चुना था और कृष्णा ने 15 को चुना था, तो क्या हुआ? 20 और 15 कुल मिला करके 20 और 15 मिला करके कुल हुआ 35। तो अब आपको जो फॉर्मूला बताया गया, ये जो फॉर्मूला बताया गया टी टेस्ट का, इसमें आपको पता है x1 बार, x2 बार, n1 और n2। s देखिए,
जो न्यायादर्श है उसका मानक विचलन है। ठीक है, कि जो दोनों न्यायादर्श के अंतरों के संयुक्त मानक विचलन को जो हमने ज्ञात किया है वो हमने एक सूत्र के द्वारा ज्ञात किया है। वो सूत्र है, S यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों न्यायादर्श। ठीक है, x1 और x2 ये जो दो न्यायादर्श थे, इन दोनों न्यायादर्श के संयुक्त रूप से मानक विचलन के मान को। तो जो फॉर्मूला है वो है अंडर रूट सिग्मा x1 माइनस x बार 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा विद इन ब्रैकेट x2 माइनस x2 बार ब्रैकेट बंद का होल स्क्वायर अपॉन n1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करके S की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे और फिर S की वैल्यू को हम लोग टी टेस्ट में रख देंगे और हमें T की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए कि यह संपूर्ण प्रक्रिया किस प्रकार से संपादित की जाएगी। हम आपको एक उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं। उदाहरण है आपके सामने, मान लीजिए जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको भेजा है उसको आप खोल लीजिएगा। वहाँ पे एक उदाहरण लिखा हुआ है, कोई एक पंचायत क्षेत्र है, उस पंचायत क्षेत्र में कई गांव हैं और हर गांव के चावल का उत्पादन अलग अलग है। तो एक हमने नमूना लिया, उस नमूने में पहले नमूने में हमने 8 गांव लिए और उस 8 गांव में होने वाले चावल के उत्पादन को लिखा, प्रति हेक्टेयर उत्पादन को लिखा। उसके बाद हमने एक दूसरा नमूना लिया, उस दूसरे नमूने में सिर्फ 7 गांव थे। ठीक है, हमने 7 गांवों के चावल के प्रति हेक्टेयर उत्पादन को लिखा। अब हमें यह देखना है कि x1 और x2 इन दोनों के चावल के उत्पादन का एक माध्य आएगा, उस माध्य में अंतर होगा। तो ये जो अंतर आ रहा है ये सार्थक है या अर्थहीन है। इस बात की जांच करने के लिए हमने अब इस उदाहरण को हमने आगे हल करना शुरू किया। हमने x1 लिख लिया जैसे इस तरह से और x2 इस तरीके से लिख लिया। जैसे कि आप देख रहे हैं x1 14, 20, 12, 15, 13, 21, 17, 16, x2 12, 13, 15, 16, 18, 14, 17। हमने x1 सिग्मा x1 ज्ञात कर लिया हमने, यानी कि जितने भी x1 की सारी इकाइयां हैं उनको जोड़ लेगा। 14, 20, 12, 15, 13, 21, 17, 16 इन सबको जोड़ा तो सिग्मा x1 आया 128। ये कुल कितनी इकाइयां हैं इनको आप गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि n की वैल्यू हो गई यहां पर 8। तो समानांतर माध्य सिग्मा x1 अपॉन n 128 में हमने 8 से भाग दे दिया तो ये आया 16। ठीक है, x1 का जो x बार था यानी कि x1 बार जो आया वो आया 16, यानी कि इस x1 का जो माध्य आया वो आया 16। इसी तरीके से x2 का जो गांव हैं उन गांवों में चावल का प्रति हेक्टेयर उपज 12, 13, 15, 16, 18, 14, 17 इनको हमने जोड़ लिया। सिग्मा x2 आया 105। कुल कितने गांव शामिल किए थे हमने इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुल 7 गांव शामिल किए थे। तो सिग्मा x2 अपॉन n 105 बटे 7 इज इक्वल टू 15 आया 15, यानी कि x1 का माध्य 16 है और x2 का माध्य 15 है। हमने एक ही समग्र में से 2 प्रतिदर्श लिए हैं। अब आपको यह जांच करनी है कि ये जो 16 और 15 बीच में ये जो अंतर है दोनों माध्यों के बीच में, 2 प्रतिदर्शों के 2 माध्यों के बीच में यह जो अंतर है यह सार्थक है अथवा अर्थहीन है। इसके लिए अब हम टी टेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टी टेस्ट के फॉर्मूले के लिए पहले हमें एस को निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि दोनों प्रतिदर्शों के संयुक्त मानक विचलन को। इसके लिए हमने x1 से भी विचलन ज्ञात करना है जो माध्य निकला है उससे, और x2 से भी विचलन ज्ञात करना है, जैसा कि हमने आपको ऊपर s का फॉर्मूला दिखाया था। s का जो फॉर्मूला था उसमें हमें x1 माइनस x बार 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका करके हमें मानक विचलन ज्ञात करना था। तो उसी मानक विचलन को के ज्ञात करने की प्रक्रिया के अंतर्गत
अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जब हमें यहां पे मानक विचलन ज्ञात करना है तो देखिए हमारा x1 बार निकला हुआ है 16, ठीक है, यानी कि जो x1 का जो माध्य निकला है वो 16 आया है। अब हम 16 से, जैसे कि हमने इससे पहली वाली क्लास में सीखा था विचलन निकालना, उसी तरीके से विचलन निकालेंगे। यानी कि x1 की जो विभिन्न प्रकार की जो इकाइयों के मान हैं, जैसे कि 14, 20, 12, 15, 13, 21, 17 और 16, इन इकाइयों में से हम -16 कर देंगे और जो आएगा उसको हम लिख लेंगे। जैसे कि 14 -16 इज इक्वल टू -2, 20 -16 इज इक्वल टू +4, 12 -16 इज इक्वल टू -4, 15 -16 इज इक्वल टू -1, 13 -16 इज इक्वल टू -3, 21 -16 इज इक्वल टू +5, 17 -16 इज इक्वल टू +1, 16 -16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वैल्यूज हमें मिल गई। -2, -2, +4, -4, -1, -3, +5, +1, 0। अब हमने क्या करना है, ये जो मान प्राप्त हुआ है यानी कि x1 माइनस x बार 1, ये जो हमें प्राप्त हुआ है इसका हमें वर्ग कर देना है। यानी कि जो पहला हमें मान प्राप्त हुआ है -2 का वर्ग कर देना है, +4 का वर्ग कर देना है, -4 का वर्ग कर देना है, -1 का वर्ग कर देना है, -3 का वर्ग कर देना है, +5 का वर्ग कर देना है, +1 का वर्ग कर देना है, 0 का वर्ग कर देना है। तो जब हमने -2 का वर्ग किया तो 4 आया, जब +4 का वर्ग किया तो 16 आया, जब -4 का वर्ग किया तो 16 आया, -1 का वर्ग किया 1 आया, -3 का वर्ग किया 9 आया, +5 का वर्ग किया 25 आया, +1 का वर्ग किया 1 आया, 0 का वर्ग किया 0 आया। ये जो वर्ग आए हैं अब समस्त वर्गों को जोड़ लेना है, यानी कि सिग्मा x1 माइनस x बार 1 के होल स्क्वायर, यानी कि ये जो वर्ग आए हैं इनको हमें जोड़ लेना है। तो इनको जब हमने जोड़ा तो हमें वैल्यू प्राप्त हुई 72। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा x2 की जो हमारे मान है 12, 13, 15, 16, 18, 14, 17, इसमें से इसका जो हमें माध्य प्राप्त हुआ है 15, उनको घटा देना है। तो हमें जो x2 माइनस x2 बार प्राप्त हुआ है वो हुआ है -3, -2, 0, +1, +3, -1, +2। इनका वर्ग कर लेना है। -3 का वर्ग किया 9, -2 का वर्ग किया 4, 0 का वर्ग किया 0, +1 का वर्ग किया 1, +3 का वर्ग किया 9, -1 का वर्ग किया 1, +2 का वर्ग किया 4। इन वर्गों को जोड़ लेना है तो हमें मूल्य प्राप्त हुआ 28। अब देखिए हमें मानक विचलन वाले फॉर्मूले में इन वैल्यूज को रख देना है। पहली वैल्यू आई थी 72, दूसरी वैल्यू आई थी 28। ठीक है, n-1, n2 -1। ठीक है, तो पहला जो हमारा पहली वैल्यू यानी कि सिग्मा x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर प्लस सिग्मा x2 माइनस x2 बार का स्क्वायर। तो सिग्मा x1 माइनस x2 का जो स्क्वायर आया था वो 72 आया था, दूसरा वाला आया था 28। तो 72 प्लस 28 अपॉन उसके बाद में जो n1 -1, n2 -1। n1 पहले का था 8, तो 8 -1 7, n2 दूसरे का था 7, 7 -1 मतलब 6, 7 और 6 यानी कि 7 × 6। अब 72 और 28 को जोड़ा गया है, 100 आया है, 7 और 6 का गुणा किया गया, 42 आया है। फिर जो इनका भागफल आया है उसका वर्गमूल निकाला गया है जो कि आया है 1.54। यानी कि जो हमें यहाँ पे s प्राप्त हुआ है, दोनों प्रतिदर्शों का संयुक्त रूप से जो मानक विचलन ज्ञात हुआ है वो आया है 1.54। अब देखिए जो t के फॉर्मूला है उसमें हमें सारी वैल्यूज को रख देना है। x1 माइनस x बार 1 माइनस x बार 2, 16 माइनस 15, ये हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अपॉन s की वैल्यू 1.4, अंडर रूट 1 अपॉन n1 8 प्लस 1 अपॉन n2 7।
ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद जो t की वैल्यू आएगी वो 1.256 आएगी। अब हमारी t की वैल्यू है 1.256। अब इसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखते हैं, जो हमने t टेबल कल आपको भेजी थी उस पे, लेकिन यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का थोड़ा सा तरीका बदल गया है। अब हम यहाँ पे n1 जो हमारा है 8 और n2 जो है हमारा 7, 8 और 7 दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 7 15। अब इसमें एक घटाने के बजाय हम 2 घटाएंगे। ठीक है, कल हमने एक घटाया था, जब हमने एक प्रतिदर्श का देखा था तो हमने n-1 किया था। आज हम n1 प्लस n2 माइनस 2 करेंगे, यानी कि 13 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 0.05 सार्थकता स्तर पे जो टेबल का मान है, जो सारणी का मान है, उसको हम देखेंगे तो जो सारणी का मान है वहां पे वो 2.160 है। अब इस 2.160 को जो सारणी का मान निकले हमने वहां पे देखा, इस मान को हम अपने आकलित मान से इसकी तुलना करेंगे तो हमने यह पाया कि जो हमने मान आकलित किया है वो सारणी के मान से कम है। ठीक है, इसका क्या अभिप्राय हुआ कि दोनों न्यायादर्शों के मध्य में जो अंतर है वो अर्थहीन है। अर्थात हमारी जो शून्य परिकल्पना थी, शून्य परिकल्पना में भाई हमने यही तो माना था कि दोनों माध्यमों के बीच में कोई अंतर नहीं है, यानी कि जो अंतर है वो अंतर अर्थहीन है, तो हमारी जो शून्य परिकल्पना है वो सही होती है। इस तरीके से हमने जो दो लघु न्यायादर्शों के माध्यमों के अंतर का सार्थकता परीक्षण करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा। आप लोगों की सुविधा के लिए इस संपूर्ण उदाहरण का सचित्र वर्णन इस व्याख्यान के अंत में जोड़ दिया जाएगा, जिसे कि आप लोग अवश्य देखें। और अगर इस संपूर्ण प्रक्रिया में कहीं पे आपको कोई संदेह हो, कोई भी आपको शंका हो, कोई भी प्रश्न आपके जहन में हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अनुराधा, दिलीप प्रसाद, हरिकांत राय, हाँ उसको आप देख के समझेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। जयशंकर प्रसाद, कृष्ण कुमार राय, कुमारी बबीता, मधु, पूजा, रामानुज, रोशन, आपके सामने डॉक्यूमेंट है। बारह माइनस 15 माइनस 3 हो रहा है। ये जो 12, 13, 15, 16, 18, 14, 17 ये जो x2 की वैल्यू है इनको जोड़ा गया। ठीक है, इनको जब जोड़ा गया तो 105 आया। ठीक है, और इनकी कुल संख्या कितनी है? 7 है। 105 में 7 से भाग दिया गया, तो यानी कि इनका जो माध्य निकल के आया, x2 का जो माध्य निकल के आया वो 15 आया। तो x2 के माध्य को इसमें से घटा दिया गया। ठीक है, तो 12 माइनस 15 घटा, 13 माइनस 15 घटा, तो इस तरीके से हमें ये वैल्यूज प्राप्त हुई हैं। ठीक ठीक। रोशनी कुमारी, स्वीटी कुमारी, ठीक है। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल पुनः एक नवीन विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो आप लोग ध्यान से देखिए, x1 x2, x1 का बार, x2 का बार। x1 क्या है? x1 है जो पहला नमूना लिया गया है उसका माध्य, x1 बार कहा गया। x2 बार जो दूसरा नमूना या दूसरा प्रतिदर्श या दूसरा
न्यायादर्श लिया गया है उसका माध्य। तो x1 बार और x2 बार आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्या है। ये जो दो प्रतिदर्श दिए हुए होंगे उनके माध्य होंगे। n1 और n2, n1 और n2 क्या है, पहले प्रतिदर्श में कितनी संख्याएं हैं, वो जितनी संख्याएं पहले प्रतिदर्श में हैं वो n1 है, दूसरे प्रतिदर्श में कितनी संख्याएं हैं वो n2 है। दोनों भिन्न भिन्न होती हैं, प्रायः होती हैं, समान भी हो सकती हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहले प्रतिदर्श में मान लीजिए एक समूह है 100 लोगों का। हमने कहा रोशन से कि इस 100 लोगों के समूह से में से किन्हीं 20 लोगों पर अध्ययन करो। तो रोशन ने कोई 20 लोग चुन लिए रैंडमली। फिर हमने कृष्णा से कहा कि अब तुम इस 100 में से किसी 20 का करो। कृष्णा ने भी 20 चुन लिए। जरूरी नहीं है, या कृष्णा ने 15 चुन लिए। अब जरूरी नहीं है कि वही चुने, अलग अलग चुन सकते हैं, उसके अलग अलग रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो जो दोनों के, जो रोशन का जो माध्य आएगा और जो कृष्णा का माध्य आएगा, इस माध्य के बीच में जो अंतर होगा, चूंकि एक ही जनसंख्या से लिया गया है तो वो अंतर सार्थक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर अंतर सार्थक हुआ तो इसका मतलब है कि किसी ने कुछ गड़बड़ी करी है। तो इस चीज का परीक्षण हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो n1 क्या हुआ, n1 ये हुआ कि रोशन ने कितने लोगों को चुना था, कितनी इकाइयों को चुना था अपने प्रतिदर्श में। n2 क्या हुआ कि कृष्णा ने कितनी इकाइयों को चुना था अपने प्रतिदर्श में। अब रोशन ने 20 को चुना था और कृष्णा ने 15 को चुना था, तो क्या हुआ, 20 और 15 कुल मिला करके 20 और 15 मिला करके कुल हुआ 35। तो अब आपको जो फॉर्मूला बताया गया, ये जो फॉर्मूला बताया गया टी टेस्ट का, इसमें आपको पता है x1 बार, x2 बार, n1 और n2। s देखिए जो न्यायादर्श है उसका मानक विचलन है। ठीक है, कि जो दोनों न्यायादर्श के अंतरों के संयुक्त मानक विचलन को जो हमने ज्ञात किया है वो हमने एक सूत्र के द्वारा ज्ञात किया है। वो सूत्र है s, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों न्यायादर्श। ठीक है, x1 और x2 ये जो दो न्यायादर्श थे, इन दोनों न्यायादर्श के संयुक्त रूप से मानक विचलन के मान को। तो जो फॉर्मूला है वो है अंडर रूट सिग्मा x1 माइनस x बार 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा विद इन ब्रैकेट x2 माइनस x2 बार ब्रैकेट बंद का होल स्क्वायर अपॉन n1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करके s की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे और फिर s की वैल्यू को हम लोग टी टेस्ट में रख देंगे और हमें t की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए कि यह संपूर्ण प्रक्रिया किस प्रकार से संपादित की जाएगी। हम आपको एक उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं। उदाहरण है आपके सामने, मान लीजिए जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको भेजा है उसको आप खोल लीजिएगा। वहाँ पे एक उदाहरण लिखा हुआ है। कोई एक पंचायत क्षेत्र है, उस पंचायत क्षेत्र में कई गांव हैं और हर गांव के चावल का उत्पादन अलग अलग है। तो एक हमने नमूना लिया, उस नमूने में, पहले नमूने में हमने 8 गांव लिए और उस 8 गांव में होने वाले चावल के उत्पादन को लिखा, प्रति हेक्टेयर उत्पादन को लिखा। उसके बाद हमने एक दूसरा नमूना लिया, उस दूसरे नमूने में सिर्फ 7 गांव थे। ठीक है, हमने 7 गांवों के चावल के प्रति हेक्टेयर उत्पादन को लिखा। अब हमें यह देखना है कि x1 और x2 इन दोनों के चावल के उत्पादन का एक माध्य आएगा, उस माध्य में अंतर होगा। तो ये जो अंतर आ रहा है ये सार्थक है या अर्थहीन है। इस बात की जांच करने के लिए हमने अब इस उदाहरण को हमने आगे हल करना शुरू किया। हमने x1 लिख लिया जैसे इस तरह से और x2 इस तरीके से लिख लिया। जैसे कि आप देख रहे हैं x1
14, 20, 12, 15, 13, 21, 17, 16। x2 12, 13, 15, 16, 18, 14, 17। हमने x1 सिग्मा x1 ज्ञात कर लिया हमने, यानी कि जितने भी x1 की सारी इकाइयां हैं उनको जोड़ लेगा। 14, 20, 12, 15, 13, 21, 17, 16 इन सबको जोड़ा तो सिग्मा x1 आया 128। ये कुल कितनी इकाइयां हैं इनको आप गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि n की वैल्यू हो गई यहाँ पर 8। तो समानांतर माध्य सिग्मा x1 अपॉन n 128 में हमने 8 से भाग दे दिया तो ये आया 16। ठीक है, x1 का जो x बार था यानी कि x1 बार जो आया वो आया 16, यानी कि इस x1 का जो माध्य आया वो आया 16। इसी तरीके से x2 का जो के जो गांव हैं उन गांवों में चावल का प्रति हेक्टेयर उपज 12, 13, 15, 16, 18, 14, 17 इनको हमने जोड़ लिया। सिग्मा x2 आया 105। कुल कितने गांव शामिल किए थे हमने इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुल 7 गांव शामिल किए थे। तो सिग्मा x2 अपॉन n 105 बटे 7 इज इक्वल टू 15 आया 15, यानी कि x1 का माध्य 16 है और x2 का माध्य 15 है। हमने एक ही समग्र में से 2 प्रतिदर्श लिए हैं। अब आपको यह जांच करनी है कि ये जो 16 और 15 बीच में ये जो अंतर है दोनों माध्यों के बीच में, 2 प्रतिदर्शों के 2 माध्यों के बीच में यह जो अंतर है यह सार्थक है अथवा अर्थहीन है। इसके लिए अब हम टी टेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टी टेस्ट के फॉर्मूले के लिए पहले हमें एस को निकालना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि दोनों प्रतिदर्शों के संयुक्त मानक विचलन को। इसके लिए हमने x1 से भी विचलन ज्ञात करना है जो माध्य निकला है उससे, और x2 से भी विचलन ज्ञात करना है, जैसा कि हमने आपको ऊपर s का फॉर्मूला दिखाया था। s का जो फॉर्मूला था उसमें हमें x1 माइनस x बार 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका करके हमें मानक विचलन ज्ञात करना था। तो उसी मानक विचलन को के ज्ञात करने की प्रक्रिया के अंतर्गत अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जब हमें यहाँ पे मानक विचलन ज्ञात करना है तो देखिए हमारा x1 बार निकला हुआ है 16, ठीक है, यानी कि जो x1 का जो माध्य निकला है वो 16 आया है। अब हम 16 से, जैसे कि हमने इससे पहली वाली क्लास में सीखा था विचलन निकालना, उसी तरीके से विचलन निकालेंगे, यानी कि x1 की जो विभिन्न प्रकार की जो इकाइयों के मान हैं, जैसे कि 14, 20, 12, 15, 13, 21, 17 और 16, इन इकाइयों में से हम -16 कर देंगे और जो आएगा उसको हम लिख लेंगे, जैसे कि 14 - 16 इज इक्वल टू -2, 20 - 16 इज इक्वल टू +4, 12 - 16 इज इक्वल टू -4, 15 - 16 इज इक्वल टू -1, 13 - 16 इज इक्वल टू -3, 21 - 16 इज इक्वल टू +5, 17 - 16 इज इक्वल टू +1, 16 - 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये वैल्यूज हमें मिल गई, -2, -2, +4, -4, -1, -3, +5, +1, 0। अब हमने क्या करना है, ये जो मान प्राप्त हुआ है यानी कि x1 माइनस x बार 1, ये जो हमें प्राप्त हुआ है इसका हमें वर्ग कर देना है, यानी कि जो पहला हमें मान प्राप्त हुआ है -2 का वर्ग कर देना है, +4 का वर्ग कर देना है, -4 का वर्ग कर देना है, -1 का वर्ग कर देना है, -3 का वर्ग कर देना है, +5 का वर्ग कर देना है, +1 का वर्ग कर देना है, 0 का वर्ग कर देना है। तो जब हमने -2 का वर्ग किया तो 4 आया, जब +4 का वर्ग किया तो 16 आया, जब -4 का वर्ग किया तो 16 आया, -1 का वर्ग किया 1 आया, -3 का वर्ग किया 9 आया, +5 का वर्ग किया 25 आया, +1 का वर्ग किया 1 आया, 0 का वर्ग किया 0 आया। ये जो वर्ग आए हैं अब समस्त वर्गों को जोड़ लेना है, यानी कि सिग्मा x1 माइनस x बार 1 के होल स्क्वायर, यानी कि ये जो वर्ग आए हैं इनको हमें जोड़ लेना है। तो इनको जब हमने जोड़ा तो हमें वैल्यू प्राप्त हुई 72। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा x2 की जो हमारे मान है 12, 13, 15, 16
18, 14, 17, इसमें से इसका जो हमें माध्य प्राप्त हुआ है 15, उनको घटा देना है। तो हमें जो x2 माइनस x2 बार प्राप्त हुआ है वो हुआ है -3, -2, 0, +1, +3, -1, +2। इनका वर्ग कर लेना है। -3 का वर्ग किया 9, -2 का वर्ग किया 4, 0 का वर्ग किया 0, +1 का वर्ग किया 1, +3 का वर्ग किया 9, -1 का वर्ग किया 1, +2 का वर्ग किया 4। इन वर्गों को जोड़ लेना है तो हमें मूल्य प्राप्त हुआ 28। अब देखिए हमें मानक विचलन वाले फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को रख देना है। पहली वैल्यू आई थी 72, दूसरी वैल्यू आई थी 28, ठीक है। n-1, n2 -1, ठीक है। तो पहला जो हमारा पहली वैल्यू यानी कि सिग्मा x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर प्लस सिग्मा x2 माइनस x2 बार का स्क्वायर। तो सिग्मा x1 माइनस x2 का जो स्क्वायर आया था वो 72 आया था, दूसरा वाला आया था 28। तो 72 प्लस 28 अपॉन, उसके बाद में जो n1 -1, n2 -1। n1 पहले का था 8, तो 8 -1 7, n2 दूसरे का था 7, 7 -1 मतलब 6, 7 और 6 यानी कि 7 × 6। अब 72 और 28 को जोड़ा गया है, 100 आया है, 7 और 6 का गुणा किया गया, 42 आया है। फिर जो इनका भागफल आया है उसका वर्गमूल निकाला गया है जो कि आया है 1.54, यानी कि जो हमें यहाँ पे s प्राप्त हुआ है दोनों प्रतिदर्शों का संयुक्त रूप से जो मानक विचलन ज्ञात हुआ है वो आया है 1.54। अब देखिए जो t के फॉर्मूला है उसमें हमें सारी वैल्यूज़ को रख देना है। x1 माइनस x बार 1 माइनस x बार 2, 16 माइनस 15, ये हम लोग याद कर चुके हैं। अपॉन s की वैल्यू 1.4, अंडर रूट 1 अपॉन n1 8 प्लस 1 अपॉन n2 7, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद जो t की वैल्यू आएगी वो 1.256 आएगी। अब हमारी t की वैल्यू है 1.256। अब इसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखते हैं, जो हमने टी टेबल कल आपको भेजी थी उस पर। लेकिन यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का थोड़ा सा तरीका बदल गया है। अब हम यहाँ पे n1 जो हमारा है 8 और n2 जो है हमारा 7, 8 और 7 दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 7 15। अब इसमें एक घटाने के बजाय हम 2 घटाएंगे, ठीक है। कल हमने 1 घटाया था, जब हमने एक प्रतिदर्श का देखा था तो हमने n-1 किया था। आज हम n1 प्लस n2 -2 करेंगे, यानी कि 13 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 0.05 सार्थकता स्तर पे जो टेबल का मान है, जो सारणी का मान है उसको हम देखेंगे। तो जो सारणी का मान है वहाँ पे वो 2.160 है। अब इस 2.160 को जो सारणी का मान निकले हमने वहाँ पे देखा, इस मान को हम अपने आकलित मान से इसकी तुलना करेंगे। तो हमने यह पाया कि जो हमने मान आकलित किया है वो सारणी के मान से कम है, ठीक है। इसका क्या अभिप्राय हुआ कि दोनों न्यायादर्शों के मध्य में जो अंतर है वो अर्थहीन है। अर्थात हमारी जो शून्य परिकल्पना थी, शून्य परिकल्पना में भाई हमने यही तो माना था कि दोनों माध्यमों के बीच में कोई अंतर नहीं है, यानी कि जो अंतर है वो अंतर अर्थहीन है। तो हमारी जो शून्य परिकल्पना है वो सही होती है। इस तरीके से हमने जो दो लघु न्यायादर्शों के माध्यमों के अंतर का सार्थकता परीक्षण करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा।